नरेंद्र मोदी नाम की पनौती नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद थी, सिर्फ इसीलिए इंडिया वर्ल्ड कप का फाइनल हार गया। मतलब हमारे देश का विपक्ष अब इस स्तर पर गिर चुका है कि इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए और बोल रहा है कि पनौती है हमारे देश के प्रधानमंत्री और इसीलिए भारत वर्ल्ड कप नहीं जीत पा रहा है। इस तरह की भाषा शैली का उपयोग करते हुए देखकर मुझे इन लोगों की जो सोच है उसके ऊपर सिर्फ तरस आ रहा है। इवन राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार में अब इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। ट्रोलर्स को तो छोड़ ही दीजिए, मतलब ये हमारे विपक्ष का चेहरा है। एक बार को जरा सोच के देखिए कि इस तरह की दकियानूसी बातें करने वाले लोग यदि सत्ता में आ गए तो हमारे देश का सिर्फ मजाक बनेगा और कुछ भी नहीं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब पनौती हैं तो हमारे देश को क्यों आखिर एक पनौती प्रधानमंत्री की जरूरत है। दरअसल भारत वर्ल्ड कप का फाइनल हार गया, लोग इस पर अब राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जैसे विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इसमें जबरन घसीटकर उन्हें पनौती बताना शुरू कर दिया। मोदी भी रविवार को भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखने पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को ट्रॉफी भी उन्होंने ही हैंडओवर करी। उन्हें दर्शकों के बीच बैठे हुए देखा गया, इसलिए बिना सर पैर के लॉजिक की बात करने वाला वामपंथी इस्लामी गिरोह ने निशाना बना रहा है। कांग्रेस की रागिनी नायक ने कहा कि किसने कहा था मुंह उठाकर पहुंच जाओ, नाम तो पहले ही से था पनौती। वहीं एमॉक नाम के एक अन्य कांग्रेस समर्थक ने लिखा कि भारत मैच हारा क्योंकि इसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित किया गया था, इस नाम में ही कुछ पनौती। अगर मैच वानखेड़े में होता फिर हम ये मैच जरूर जीत जाते। साथ ही उसने संजय राउत की तस्वीर शेयर भी करी। साथ बता दूं कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है उसके राज्यसभा सांसद ने वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी के नाम पर किए जाने का आरोप लगाया। वहीं वानखेड़े की तुलना उन्होंने लॉर्ड से भी कर डाली। उन्होंने दावा किया कि भाजपा पर्दे के पीछे से साजिश रच रही थी कि दुनिया भर से ये संदेश जाएगा कि नरेंद्र मोदी के कारण भारत वर्ल्ड कप जीत गया, लेकिन भारत की हार हो। उन्होंने मैच के दौरान पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव को ना बुलाए जाने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें नहीं बुलाया गया लेकिन चिटपुट नेताओं को बुला लिया। इसी तरह कई अन्य सोशल मीडिया हैंडलों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक दावे करते हुए उन पर भारत की हार का ठीकरा फोड़ दिया। प्रियंवदा नाम के एक अन्य कांग्रेस वॉलंटियर ने लिखा कि ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 9 ओवर में 3 विकेट पर 51 रन था और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जीत गया। उसने दर्शक दीर्घा में बैठे पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर शेयर करी और साथ ही पनौती वाला हैशटैग भी लगाया। वहीं कई सारे सोशल मीडिया हैंडल्स ने यह आरोप भी लगाया कि पीएम मोदी ने पैट कमिंस का अपमान किया। बता दें कि विजेता ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को प्रधानमंत्री मोदी ने ही ट्रॉफी सौंपी थी। आरोप ये लगाया जा रहा है कि वो ट्रॉफी देकर चले गए और उनका अपमान किया। हालांकि पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के सभी खिलाड़ियों से मिले और उन सबका हाथ भी मिलाया था। वहीं कुछ ने दावा किया कि 1983 में जब भारत वर्ल्ड कप जीता तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और 2011 में मनमोहन सिंह, जबकि 2023 में प्रधानमंत्री मोदी के रहते में ट्रॉफी कोई जीत ही नहीं पाया। ऐसे अजीब अजीब से कुतर्क इस समय दिए जा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच में बेहतर खेली और उसे जीत मिली। भारतीय टीम के मुकाबले उनकी रणनीति वाकई में काफी बेहतर थी। वहीं कांग्रेस के कहे जाने वाले नेता राहुल गांधी मंगलवार को राजस्थान के जालौर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की हार का भी जिक्र कर डाला। राहुल ने कहा कि अच्छा भला हमारे लड़के वर्ल्ड कप जीत जाते, लेकिन पनौती ने हरवा दी। दरअसल राहुल गांधी जनसभा में पीएम मोदी का जिक्र कर निशाना साध रहे थे। अब देखिए, इन भाई साहब के पास में अपनी बात को बोलने के लिए कुछ रहता तो है नहीं। अगर कुछ अलग चीज बोल दी जाती है तो ये भाई साहब भूल जाते हैं। तो ऐसे में इन्होंने अब अपने स्तर को और भी गिरा लिया है और अब ये मोदी जी को पनौती बताकर अपना प्रचार कर रहे हैं। दरअसल इसी दौरान जनसभा में कुछ लोग पनौती पनौती चिल्ला रहे थे। इस पर राहुल ने कहा कि अच्छा भला वहां हमारे लड़के जीत जाते वर्ल्ड कप को, लेकिन पनौती ने हरवा दिया। अब टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, लेकिन जनता जानती है। इसके बाद राहुल गांधी फिर पीएम मोदी का जिक्र कर निशाना साधने लगे। अब क्या भरोसा, भीड़ में राहुल गांधी ने अपने ही कुछ छुटभैया युवा नेताओं को खड़ा कर दिया हो कि भैया मैं इशारा करूंगा तो चिल्लाना शुरू कर देना। यूपी में कांग्रेस के अध्यक्ष ने वर्ल्ड कप में भारत की हार का ठीकरा भी पीएम मोदी के ही सर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मोदी को देखकर खिलाड़ी तनाव में आ गए, मोदी को मैच में जाना ही नहीं चाहिए था। मोदी की वजह से हम हार गए क्योंकि खिलाड़ी दबाव में आ गए, वहीं हार का कारण था। वर्ल्ड कप से पहले मिल लेते तो इतना ही मनोबल अगर बढ़ाना था तो उस दिन फाइनल में जाना नहीं चाहिए। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही। आपको बता दो कि भारतीय क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में हार के बाद ट्विटर पर अचानक पनौती शब्द ट्रेंड करने लगा था। जहां विपक्षी दलों ने इस शब्द को प्रधानमंत्री मोदी के स्टेडियम पहुंचने को लेकर इस्तेमाल कर डाला तो सत्ता पक्ष के नेताओं और समर्थकों ने इसे लेकर विपक्ष पर ही पलटवार किया। विपक्ष का कहना था कि भारतीय टीम इसलिए वर्ल्ड कप हारी क्योंकि पीएम मोदी खुद स्टेडियम में मैच देखने पहुंचे थे। तो अब आप बताइए, क्या आपको पता है कि आज भारत का खेल बजट कितना है? क्या आपको टॉप्स यानी कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के बारे में पता है? क्या आप खेलो इंडिया के तहत देश भर में तैयार हो रहे टैलेंट पूल के बारे में जानते हैं? इन सवालों का जवाब 3 कारणों से जानना जरूरी है। पहला, इससे आपको पता चलेगा कि कैसे मोदी सरकार ने उस देश में स्पोर्ट्स का एक इकोसिस्टम तैयार किया है जो देश मानता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। जिस देश की सरकारें मानती थी कि खेल ही है
उसके लिए कैसा सिस्टम। दूसरा, जिस देश में गली गली में टैलेंट दम तोड़ देते थे, उस देश के गली गली से आज की तारीख में टैलेंट निकल कर आ रहे हैं और वर्ल्ड लेवल के प्रशिक्षण पाकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का नाम बढ़ा कर रहे हैं। इसी साल भारत ने एशियाई खेलों का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया है। खेलो इंडिया अभियान से निकले करीब 125 खिलाड़ी एशियाई खेलों का हिस्सा बने। इनमें से 36 ने मेडल भी जीते। और इन सवालों के जवाब जानने का तीसरा कारण है तत्कालीन, क्योंकि 2014 और 2019 के जनादेश में घृणा करने वाला वर्ग क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल की हार के बाद अपने प्रधानमंत्री को पनौती बताकर अपने वोट को और भी ज्यादा अपमानित कर रहा है। किसी देश में खेल का इकोसिस्टम कितना बेहतर है, इसका पता ओलंपिक में उस देश की तरफ से क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों की संख्या से पता चलता है। 2012 में लंदन में हुए ओलंपिक के लिए भारत के 83 मतलब कि 83 एथलीट्स ने क्वालिफाई किया था, लेकिन मोदी सरकार के रहते हुए 2 ओलंपिक, रियो दी जेनेरियो 2016 और टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए क्रमशः 117 और 126 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया था। अब मोदी सरकार में खेल का ढांचा बनाने के लिए उठाए गए कदमों पर गौर करिए। 9 साल पहले के मुकाबले खेल बजट आज 3 गुना हो चुका है। इस साल के लिए केंद्र सरकार ने युवा और खेल मंत्रालय को 3,389 करोड़ रुपए का बजट दिया है। एम है कि खिलाड़ियों का बेहतर सुविधाएं दी जाए, प्रशिक्षण उपलब्ध करवाकर 2024 के पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक में प्रदर्शन और बेहतर करना। उल्लेखनीय है कि 2007-2008 में भारत का खेल बजट महज 708 करोड़ रुपए का था। हालांकि 2009-2010 में ये बजट 3670 करोड़ रुपए का हो गया था। पर इसका कारण खेल का इकोसिस्टम विकसित करना ना होकर 2010 के दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी था। इसके बाद से खेल बजट में फिर से कमी आने लगी थी, लेकिन मोदी सरकार इस क्षेत्र में बजट में लगातार उल्लेखनीय वृद्धि कर रही है। इस पैसे को खर्च करने के लिए बाकायदा एक रोड मैप तैयार किया गया। खेलो इंडिया टॉप्स जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं तैयार करी गई। इसके तहत स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के स्तर पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान की जा रही। तो इसके बाद उनके प्रशिक्षण, डाइट और अन्य चीजों पर सरकार खर्च कर रही। खेलो इंडिया के तहत टैलेंट पूल तैयार करने का काम भी किया जा रहा है। इस समय देश भर के करीब 3000 खिलाड़ियों को इस योजना के तहत ट्रेन किया जा रहा है। इन खिलाड़ियों को 8 साल के लिए सालाना 5 लाख रुपए भी दिए जाने हैं। इसी तरह टॉप्स के तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि देश के शीर्ष खिलाड़ियों को दुनिया का श्रेष्ठ प्रशिक्षण भी मिले। इसका फायदा ओलंपिक से लेकर एशियाई खेलों तक भारत के प्रदर्शन में आए सुधार तक में देखने को मिल रहा है। ये सब उस देश में हो रहा है जहां खेल का क्षेत्र हमेशा से सरकारी उपेक्षा और लेट लतीफी का ही शिकार रहा है, जिसके कारण कभी कभार किसी अभिनव बिंद्रा ने स्वर्णिम प्रदर्शन किया भी तो वो देश के खेल ढांचे की सफलता से अधिक उनकी व्यक्तिगत अर्जित सफलता थी। आज ग्रामीण स्तर तक खेल के ढांचे को लेकर केंद्र सरकार पैसा दे रही है। राष्ट्रीय खेल महासंघों को सहायता मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के विजेताओं हो या फिर उनके कोच हो, उन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पेंशन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खेल कल्याण कोष, राष्ट्रीय खेल विकास कोष, भारतीय खेल प्राधिकरण जिसको हम साई भी जानते हैं, साई के नाम से भी जानते हैं, इनके जरिए ट्रेनिंग सेंटर्स का संचालन हो रहा है। पैसे का आवंटन योजनाओं के क्रियान्वित तरीके से किया जा रहा है और राज्यों के राजनीतिक रसूख को नाप तोल कर कम किया जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि ये सब मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में शुरू हुआ। खेल को लेकर 2014 में आते ही सरकार का विजन स्पष्ट था। इस सरकार का मानना है देश की प्रगति इस बात से भी जुड़ी हुई होती है कि देश में खेल का ढांचा कितना व्यापक और कितना मजबूत है। यही कारण है कि मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही खेल विकास योजनाओं के तहत 6,801 करोड़ 30 लाख रुपए जारी किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों को संबोधित करते हुए कहा भी था, किसी भी देश के खेल क्षेत्र की प्रगति का सीधा नाता उस देश की अर्थव्यवस्था की प्रगति से भी जुड़ा हुआ होता है। नेगेटिविटी और निराशा भले ही मैदान में क्यों ना हो, उसका असर जीवन के हर क्षेत्र पर दिखता है। खेल के क्षेत्र की सफलता को भारत की सफलता से अलग करके नहीं देखा जा सकता। खेल और अर्थव्यवस्था के बीच जो लिंक प्रधानमंत्री बता रहे हैं उसे बाजार भी मानता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप के आयोजन से भारतीय अर्थव्यवस्था में करीब 22,000 करोड़ रुपए आने का अनुमान। सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2036 के जिस ओलंपिक की मेजबानी हासिल करने को मोदी सरकार प्रयास कर रही है, वो मिलने पर अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा। अब लौटते हैं 19 नवंबर 2023 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम। 50 ओवर के वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम का मुकाबला हो रहा था। भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में हारी नहीं थी। फाइनल में खिलाड़ियों का अपना मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनके मोटिवेट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी स्टेडियम पहुंचे। इसमें कुछ भी नया नहीं था। इससे पहले भी हम प्रधानमंत्री मोदी को विभिन्न क्षेत्रों में खिलाड़ियों का इस तरह से हर उत्साहवर्धन करते, उनको मोटिवेट करते देख चुके हैं। लेकिन भारतीय टीम की हार के बाद जिस तरह की टिप्पणियां करी गई, उससे प्रतीत होता है कि मोदी से घृणा करने वाला वर्ग अपने ही देश की हार की प्रतीक्षा करके बैठा हुआ था कि बस हमारा देश हार जाए और हम मोदी जी की बुराई करना शुरू कर दें। क्रिकेट वो खेल है जिसके प्रशासन और ढांचे में सरकार का कोई दखल नहीं होता है। देश के गली गली में क्रिकेट को पहुंचाने का क्रेडिट भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को ही जाता है। समय समय पर बीसीसीआई के प्रशासनिक रवैये को लेकर भी विवाद खड़े होते रहे। बावजूद इसके ये खेल देश में समय के साथ अपना असर लगातार बढ़ाता गया। 83 में पहली बार वर्ल्ड कप जीतना हो या फिर 2011 में दोबारा से 50 ओवर के वर्ल्ड कप को जीतना हो, यह बीसीसीआई के ही प्रशासनिक नेतृत्व में हुआ।
ये महज एक संयोग था कि उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह थे। यदि खेलों को लेकर ये सरकारें गंभीर होती तो 2008 तक मिले 17 ओलंपिक मेडल में से 11 देने वाला हॉकी भी बेसहारा आज की तारीख में नहीं होता। खेल के क्षेत्र में किसी सरकार के काम का मूल्यांकन इस बात पर होता है कि उनसे कैसा देशव्यापी ढांचा खड़ा किया है, जमीन पर जाकर प्रतिभा की पहचान करने की व्यवस्था किस तरह तैयार करी, प्रतिभाओं को कैसे तराशा, उन्हें विश्व स्तरीय मुकाबलों के लिए कैसे तैयार किया। इन्हीं क्षेत्रों में काम से कोई देश खेल की महाशक्ति बनता है, लेकिन पूर्व की सरकारों ने इस दिशा में गंभीर कामों को लेकर कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं। इस दिशा में काम 2014 के बाद ही शुरू हुआ। खेल की दुनिया में महाशक्ति बनने के लिए भारत को अभी और भी लंबी यात्रा तय करनी है। मोदी सरकार इस यात्रा के लिए वो जमीन तैयार कर रही है जिस पर चलकर अमेरिका, रूस, चाइना जैसे देशों की तरह हम महाशक्ति बनेंगे। यदि इस जमीन को तैयार करने वाला प्रधानमंत्री पनौती है तो वो हमें स्वीकार है। अहमदाबाद की एक खराब शाम या एक कप के हाथ से फिसल जाने की हम किसी के नेतृत्व को लेकर ये नहीं कह सकते कि नहीं ये पनौती, जिनका कि किसी कप के हाथ में आने के समय सत्ता में होना महज एक संयोग था, आप उन लोगों की आज वाहवाही तो कर सकते हैं, लेकिन फिर दूसरी चीजें भी हम जानते हैं कि संयोग की यात्रा पर एक दिन पूर्ण विराम जरूर लगता है, पर मजबूत जमीन कई पीढ़ियों का भविष्य भी बदल देती है। वो तब भी स्वर्णिम मार्ग पर ले जाती है जब जमीन तैयार करने वाला सूरज अपनी यात्रा पूर्ण कर चुका होता है। वो देश को गौरवान्वित होने के असंख्य क्षण बार अपने मौके भी प्रदान करती। तो ऐसे में ऐसे दकियानूसी लोगों की जो सोच है उससे दूर रहें, और फिर भी आपके ऊपर अगर थोपी जाती है तो उनको प्रणाम करें और बोलें कि आपसे बड़ा विद्वान कोई पैदा नहीं हुआ, और चलते बने। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।